हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत चल रही होगी। पिछले हफ्ते हम आपके लिए लेके आए थे पॉलिटी के टॉप 500 MCQs किया पार्ट 1, और इस हफ्ते आपके लिए लेके आए हैं उसी का पार्ट 2, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, जो ये दिखाता है कि कितने सीरियस हैं आप लोग अपनी तैयारी के लिए। तो हम भी आपकी तैयारी को थोड़ा सा सप्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके। देखो, मैं आपको ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि 500 से तो ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं सीरीज़ के अंदर। और दूसरी बात, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। हर एक क्वेश्चन के अंदर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें फ्रेम हो सकती हैं। तो ऐसे करके हम अपने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन आती है और ज़्यादा कंटेंट लाने के लिए। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस की वीडियोस जो है हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। और ये पॉलिटी की जो है आज पार्ट 2 है, और ऐसे 3-4 पार्ट्स अभी और आने हैं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Which of the following constitutional amendments is also known as mini constitution? तो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट थी जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था? तो आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट जो है वो ऐसी अमेंडमेंट थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। आप देखो, ये 1976 के ईयर के अराउंड आई थी, और 1976 में क्या है, हमारे यहाँ पे जो है आप इमरजेंसी वाला जो टाइम पीरियड है वो चल रहा था। अब इस टाइम के दौरान एक तो यहाँ पे देखो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर जो है अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए थे। तो ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट तब लेकर आई थी, और इसके अंदर इतने सारे अमेंडमेंट्स थे, इसीलिए इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट आपसे पूछा जाएगा कौन सी गवर्नमेंट, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ये लेके आई थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई थी। Next, in which year Keshwananda Bharatiya judgment came that emphasized the basic structure of the constitution, and the basic structure of the constitution cannot be amended under Article 368? तो देखो कौन सी ईयर में आई थी। अब देखो, सबसे पहले तो केशवानंद भारतीय जजमेंट, इस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में होती है? 368 में होती है। तो देखो, यहाँ पे ही क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2-3 चीज़ें मिल गई हैं जिनको आपको फोकस करना है, जिनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो 1973 के अंदर केशवानंद भारतीय जजमेंट आई थी, जिससे हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिला था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी। पूरा नाम भी देख लो, केशवानंद भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, ये केस था। फिर इसके अंदर फंडामेंटल फीचर्स बोले गए थे पार्लियामेंट के, कि कुछ सर्टन ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें ऑल्टर नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरल एज क्वासी फेडरल? तो किसने डिस्क्राइब किया था इंडियन फेडरल एज क्वासी फेडरल? तो केसी वेयर। ऐसे क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो किसने डिस्क्राइब किया था? केसी वेयर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब इंडियन फेडरलिज्म एज बारगेनिंग फेडरलिज्म? तो मॉरिस जॉन्स ने जो है इंडियन फेडरलिज्म को बारगेनिंग फेडरलिज्म बोला था। ये जो टाइप ऑफ फेडरलिज्म होती है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, ऑफन लीडिंग टू कॉम्प्रोमाइजेस एंड अग्रीमेंट्स। बहुत सारे मैटर्स के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, अग्रीमेंट्स हो जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, बारगेनिंग फेडरलिज्म, आप को यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और मॉरिस जॉन्स ने बोला था, आपसे बारगेनिंग फेडरलिज्म का मतलब पूछा जा सकता है, वो हमने आपको बता दिया है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे क्या फ्रेम हो सकते हैं, हमने यहाँ पे भी देखा। आपको एग्जामिनर का माइंड देखना है, आपको ये देखना है कि अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से फ्रेम कर सकता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गए तो आप आंसर्स निकालने तो आराम से सीख जाओगे, आपको आंसर्स तो फिर याद होने अपने आप ही लग जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आपको पढ़ाई का पैटर्न सीखना है। चलो नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम फॉर द पार्लियामेंट सिस्टम? अब इनमें से
कौन सा नहीं है अलग नेम, तो देखो अमेरिकन सिस्टम नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अगर आपको पता हो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वेस्टमिंस्टर आपको पता होगा कि यूके के अंदर जहाँ पे पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर के अंदर है, इसीलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। बट अमेरिका के अंदर तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये ईजी था एलिमिनेट करना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब ये इनमें से क्या डिस्क्राइब कर रहा है बेस्ट, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो आप ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स, सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या 2 नहीं 3 ऑर्गन्स में होता है। बट अगर आप देखो इंडिया के अंदर भी अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही नहीं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके के अंदर देखो आप वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बट वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर रिजिड तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारा, मतलब तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, तो ये भी होना ज़रूरी नहीं है। तो बेस्ट डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि कोऑपरेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, तो इसका आंसर है 6 फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो देख लो इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन आ गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ गया, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब अगर आपसे ओरिजिनली पूछ लें तो राइट टू प्रॉपर्टी भी था, तो ओरिजिनली 7 थे, अगर एट प्रेजेंट पूछा जाएगा तो 6 थे, ठीक है। तो और ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो अब इनमें से क्या है जो फंडामेंटल राइट्स का फीचर नहीं है, तो ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो जी नहीं, सारे फंडामेंटल राइट्स जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते। बाकी देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, जस्टिशिएबल है नेचर में, और एब्सोलूट नहीं है, आपको पता होगी इनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वहीं पे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर ही अलॉन्ग विद इनके साथ ही मेंशन्ड है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। According to Dr. B.R. Ambedkar, which of the following parts of the Indian Constitution is a novel feature of the Indian Constitution? तो कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर जी ने जो है नोवल फीचर बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो DPSPs जो थे उन्हें नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। ये प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आपको याद रखना फंडामेंटल राइट्स में हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ा है, यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक। एक बार क्वेश्चन ये भी था कि क्या फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, तो जी नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई भी इकोनॉमिक राइट नहीं है, वो DPSPs में मेंशन है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे DPSPs जो हैं वो प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये 1-2 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा बन गए हैं। तो नोवल फीचर किसने बोला था ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था। नोवल फीचर बोला था किसको बोला था? DPSPs को बोला था। और DPSPs कहाँ है? पार्ट 4 में है, ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DPSPs, तो अब इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है? तो देखो सबसे पहले आप देख लेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमने देखा, वेलफेयर स्टेट आपको पता ही है, इसके अंदर जो भी मेजर्स हैं वो वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने के लिए ही है। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट एंड इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ये इसका क्रिटिसिज्म भी है, फीचर भी है, ठीक है। और एनफोर्सेबल नहीं है ना ही जस्टिशिएबल है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू अप्लाई DPSP प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, तो यहाँ तो देखो लॉज बनाते, क्या लोग लॉज बनाते हैं? तो यहाँ पे तो लॉ ही है स्टेटमेंट के अंदर, गवर्नमेंट की ड्यूटी है इन्हें अप्लाई करना लॉज बनाते हुए, ठीक है। तो ये जो है स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है अप्लाई करना इन्हें, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही गलत है, तो इट बिकम्स ईजी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो स्टेटमेंट में सेंस ही नहीं है, यही रॉन्ग है, स्पेशली जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करो ना तो बहुत ईजिली आप एलिमिनेट करके आंसर्स पे पहुंच सकते हो। Next, in which case does the Supreme Court emphasizes that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो मिनर्वा मिल्स केस के अंदर हुआ था। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझना है कि क्या हुआ था बैक देन। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में एक तरह से गवर्नमेंट ने टसल चलानी शुरू कर दी थी। दे यूज्ड टू थिंक कि एक अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो दूसरा जो है सप्रेस होगा। बहुत बार डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया जाने लग गया था। आपको पता होगा 14, 19, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी वाले राइट्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई थी जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट्स वगैरह आए थे। तो उसके चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जहाँ उन्होंने बोला कि दोनों के बीच में एक हारमोनियस बैलेंस है, दोनों के बीच में बैलेंस है, कोई लड़ाई नहीं है। तो ये जो है मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में बोली गई थी। नेक्स्ट इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसेस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो देखो अभी हम देखते हैं कि 18 ईयर्स है हमारी वोटिंग राइट, बट पहले ये 21 होती थी। और ये कौन से अमेंडमेंट में रिड्यूस करी गई थी? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से रिड्यूस किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 86th अमेंडमेंट में 21A आर्टिकल आया था, आर्टिकल 45 इंसर्शन रिगार्डिंग एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स। फिर 97th में जो 2011 में आया था, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तो 61st आई कब थी? 1989 में वोटिंग राइट के लिए, 86 में 21A और एजुकेशन वाला, 97 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए भी हैं पहले और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सी इमरजेंसी मेंशन नहीं है, ये आपको पता ही होगा। डिजास्टर इमरजेंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। तो देखो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मतलब आप चाहे रट्टा लगाओ, वैसे ये तो ऐसे है कि 4 के डिफरेंस पे मेंशन्ड है। तो इसका आंसर है 356, ये गलत मार्क किया हुआ है, इसका आंसर है 356। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, 360 के अंदर हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी है। तो स्टेट इमरजेंसी 356 के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 352 में डिक्लेयर होती है 352 में डिक्लेयर होती है नेशनल इमरजेंसी, तो कौन सा ग्राउंड नहीं है? तो आपको समझना है वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, पहले इंटरनल एग्रेशन भी होता था जो 75 में इमरजेंसी लगी उससे पहले, बट सिंस ये एक बहुत वेग टर्म थी, इसका मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत थे और हो भी गई थी मिसयूज़। दैट इज़ वाई इस चीज़ को नज़र रखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आर्म्ड रिबेलियन से चेंज कर दिया गया था, इंटरनल एग्रेशन को रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से। तो अब ये 3 ग्राउंड हैं और इंटरनल एग्रेशन इज नो मोर अ ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेशनल, ये देख लो एक बार, 352 के अंदर है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी प्रोविजन है जो डिक्लेयर करी जा सकती है अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट है वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से या आर्म्ड रिबेलियन से। इट कैन कवर होल कंट्री और स्पेसिफिक पार्ट, ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री में लगाना है, स्पेसिफिक पार्ट के अंदर भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशंस आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है? तो ये जो है हमारे 3rd शेड्यूल के अंदर फॉर्म्स हो गए किसकी? ओथ्स एंड एफर्मेशंस की, ये 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। 2nd शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह मेंशन है। 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट एलोकेशन है। 5th में रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से। तो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब से लेके जो है 5th शेड्यूल में, 6th में भी ऐसा ही कुछ है, आप बताओ क्या है। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट मेंशन अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज में अभी हम पीछे बात कर रहे थे, जो 6th शेड्यूल है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया से ही रिलेटेड है। तो अब आपको बताना है कि उसमें कौन सी इनमें से जो स्टेट है वो मेंशन्ड नहीं है। तो नागालैंड उसके अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट, ये देख लो, इसमें 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इसके लिए अगर आपको याद रखने के लिए निमोनिक है ATM में मनी नहीं। ठीक है, तो इसमें कैसे कि मतलब मनी मणिपुर वाला, तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, मिजोरम, मनी नहीं है, तो मतलब हमारा जो मणिपुर है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इसका निमोनिक है, इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट इज विच शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्केड्यूल 10 स्केड्यूल ऐड किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं। तो वो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिफेक्शंस, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग भी जिसे बोलते हैं कि मंत्रियों की या सीट्स की, या आप ये लगा लो आपस में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी खरीद फिरोख्त बहुत ज़्यादा हो रही थी एमपीज़ की, एमएलएस की। तो दैट इज़ वाई ये जो एक्ट है वो लेके आया गया था, जिससे आप जो पार्टी बदलना है वो इतना आसान नहीं है अब आज के टाइम में। उस टाइम पे आपने आया राम गया राम की स्टोरी सुनी होगी, जहाँ पे हरियाणा के अंदर जो एमएलए थे, गया राम शायद उनका नाम था, जिन्होंने एक ही दिन के अंदर 2-3 बार पार्टी बदल ली थी। तो वहाँ से आया राम गया राम पॉलिटिक्स इसको नाम दिया गया था। तो इसी वजह से फिर ये जो स्केड्यूल है ये ऐड किया गया था, जिससे अब जो है डिफेक्शंस वो इतनी ईजी नहीं है, और अगर आप कर रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। Next is by the 97th Constitutional Amendment Act of 2011, the formation of cooperative society is a fundamental right provided in which article? तो 97th देखो हम देख चुके हैं कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अब ये फंडामेंटल राइट है, तो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19 में ही फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे वैसे अगर ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो हमारे पार्ट 11 में नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा पार्ट 17, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10। तो देखो यहाँ पे ना वैसे कन्फ्यूजन पार्ट और स्केड्यूल्स में भी हो जाती है, तो स्केड्यूल्स अलग से याद करने हैं, पार्ट अलग से याद करने हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, तो वो इट इज़ इन पार्ट 14A। तो पार्ट 14A के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो हमारे मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अब इसमें भी देख लो, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, द स्टेट्स आ गई, फिर अटर्नी जनरल आ गए, एंड सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स आ गए। तो जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद रखनी है, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, तो ये पार्ट 4A में है, ठीक है। तो 76 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में है, जो अटर्नी जनरल से डील करता है, तो ये पार्ट 5 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो इनमें से कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच नहीं है? तो यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 में ना होके, जो आर्टिकल 315 है वो पब्लिक सर्विस कमीशन टू स्टेट्स से जो है डील करती है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन 280 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अदर ट्रिब्यूनल्स 323B के अंदर है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? तो 25 पार्ट्स के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डिवाइड किया गया है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम? तो ये हमने कहाँ से लिया है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से ये जो है हमने कॉन्सेप्ट उठाया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो हमने अपना जो प्रीएम्बल है वो कहाँ से बोरो किया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिन्होंने प्रीएम्बल बनाया था, तो यहाँ से ही इंडिया ने जो प्रीएम्बल है बोरो किया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड कॉल्ड द प्रीएम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम्स में आई रिपीट ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो N.A. पालकीवाला ने जो है बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976? तो इनमें से कौन सा नहीं ऐड किया गया था? अगर आप देखोगे तो रिपब्लिक वर्ड जो है वैसे भी ऑलरेडी हमेशा से ही एडेड था, तो सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेकुलर ऐड किया गया था, एंड इंटेग्रिटी ऐड किया गया था, ठीक है। तो रिपब्लिक वॉज नॉट एडेड। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको याद ही करनी है ये चीज़ें, ठीक है। तो तभी जल्दी जल्दी हो रहा है, आपको अच्छे से इनको रोको स्लाइड्स को और चीज़ों को याद करो, दिमाग में बिठाओ, अदरवाइज इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इट इज़ गोइंग टू टेक 1 or 2 रिविजन्स एज वेल कि आपको बिल्कुल सब कुछ सही हो जाए। अनलेस आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो और आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, एक बार पढ़ के ही आपका माइंड रिफ्रेश हो गया है, इन दैट केस 1 इज़ फाइन। बट अगर आप नए हैं कंपैरेटिवली और अभी भी आपकी कुछ गलतियाँ हो रही हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो प्लीज़ मेक श्योर आप 2 से 3 बार ये वीडियोज़ को रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिसेस आर मेंशन इन द प्रीएम्बल? तो कितनी तरह की जस्टिसेस जो है प्रीएम्बल में मेंशन है, ठीक है। तो 3 तरह की जस्टिस जो है हमारे प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है।
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह की जस्टिस हमारे प्रियम्बल के अंदर हमने इनकी बात जो है की गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, अब लिबर्टी कितनी तरह की मेंशन है, तो 5 तरह की लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, हमारी इक्वालिटी कितनी तरह की है, 3 तरह की है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये तो 2 ही हुए, तो 2 तरह की इक्वालिटीज़ हैं जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, 3 नहीं है, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब किस डेट पे इन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो एडॉप्शन की डेट है वो जनवरी 26, 1950 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कब तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डेट ये रही, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रियम्बल, तो कौन सा इनमें से जो प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स का पार्ट नहीं है, तो देखो, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की डेट मेंशन नहीं है, ठीक है, जिस दिन कंप्लीट हुआ था उसकी मेंशन है। इम्प्लीमेंटेशन देखो 26 जनवरी से हुई थी, हमें पता है, तो वो डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, देखो कि सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, नेचर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की जगह पे जो है हमने जब हमारा कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो डेट है यहाँ पे मेंशन्ड है। इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन, तो इंडिया की जो सोशलिज्म है वो किस पे बेस्ड है, तो गांधीयन सोशलिज्म। ये तो देखो आप पढ़ोगे तभी आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली गांधी जी का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा था उनका, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी है। तो जो हमारी सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। ये मिक्स है मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का, और गांधीयन सोशलिज्म के मोर क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन 4 डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है एंड रिकॉल होता है, ठीक है। तो 4 टूल्स होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। तो इनके अंदर भी एक तरह से होती वोटिंग ही है। इनिशिएटिव में क्या है कि जैसे लोग खुद इनिशिएट कर सकते हैं कि ये लेजिस्लेचर इस तरह का लॉ हमें चाहिए। रिकॉल में वो अपनी सरकार अपने डिसीजंस को रिकॉल कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट में लोगों से ही उनकी राय पूछी जाती है, तो एक तरह से वोटिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूल्स हैं, इंडिया में नहीं है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके भेजते हैं जो आगे हमारे लिए सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट, द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल अ ब्रॉडर सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक मीन्स। अब डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्या मतलब है, तो प्रीएम्बल के अंदर जैसे वो यूज हुआ है, यहाँ पे हम तीनों तरह की डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीएम्बल में। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी मीन्स अ लाइफ दैट रिकग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओके। नेक्स्ट इज द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन अ प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो कौन सी रेवोल्यूशन से ये ली गई थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहाँ का तो मोटो ही था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो वहाँ से ये आइडियाज़ जो है इन्फ्लुएंस हुए थे हम लोग, और ये आइडियाज़ हमने अपने प्रीएम्बल के अंदर इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिक्योर्स मेन एंड वुमेन इक्वल राइट्स, तो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 39 डीपीएसपीस का पार्ट है, जहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड वुमेन एंड मेन को इक्वल राइट्स देने की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु गेव द स्टेटमेंट दैट प्रीएम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये स्टेटमेंट किन की है, मैंने आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है के एम मुंशी जी की स्टेटमेंट थी कि जो प्रीएम्बल है वो होरोस्कोप है हमारे सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। नेक्स्ट, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेरूबेरी यूनियन केस जो 1960 में बहुत पहले हुआ था, यहाँ पे बोला गया था। उसके बाद लेटर ऑन ये बोल दिया गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसे भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, तभी यहाँ पे जो अमेंडमेंट वगैरह भी हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रू नहीं थी, तो देखो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
is neither a source of power to the legislature nor a prohibition upon the powers of legislature. तो ना ही ये किसी तरह से लेजिस्लेचर को कोई पावर दे रहा है, ना ही उनकी पावर पे कोई रोक लगा रहा है, और ये नॉन जस्टिशिएबल है. तो ऑब्वियसली नॉन जस्टिशिएबल है तो मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं होगा. तो एनफोर्सेबल लिखा है तो ये नॉट ट्रू है स्टेटमेंट. ठीक है. फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इनमें से कौन सा मेंशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड नहीं है. ठीक है. तो प्रीएम्बल के अंदर फेडरल नहीं है, सॉवरन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इज अ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन सा जो है करेक्ट सीक्वेंस है इसमें, तो जो है आपको याद रखना है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये करेक्ट सीक्वेंस है. नेक्स्ट इज कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 1 to 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डेडिकेटेड टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो इसका जो आंसर है 1 ओनली है. पार्ट 1 के अंदर मेंशन्ड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है. तो पार्ट 1 to आर्टिकल 1 to 4 इनसे रिलेटेड है. ठीक है. आर्टिकल 1 में बोला गया है इंडिया और भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है. तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का सेक्शन है. ये डिफाइन करते हैं टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स इस्टेब्लिश करते हैं यूनियन टेरिटरीज जो कि हमारी कंट्री को बनाती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इनमें से क्या जो है वो मेंशन नहीं है. तो इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं मेंशन. आपको याद रहना है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. इट इज़ मेंशन कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है. आर्टिकल 1 जो है वो स्टेट करता है कि इंडिया जो है उसमें यूनियन टेरिटरी, यूनियन, एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, उसकी टेरिटरी में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड होंगे. और ये डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री जो है वो क्या रहने वाली है. Which of the following is or are the most valid reasons for the preference of union of states instead of federation of state? तो सबसे valid reason क्या है, तो both A and B. The Indian Federation is not a result of an agreement between the states like American Federation. ठीक है. तो हमारे इंडिया में आपको पता होना चाहिए, वैसे अगर आप NCERTs आपने पढ़ी होंगी रिवीजन के लिए, तो 2 तरह की फेडरेशंस जो है वो होती है. एक थी अमेरिकन फेडरेशन जहाँ पे वो लोग इकट्ठे आए. ठीक है. उन्होंने मिलके जो है वहाँ पे अग्रीमेंट करी, तो उसको वो अमेरिकन फेडरेशन है. फिर इंडियन फेडरेशन में कोई अग्रीमेंट नहीं हुई थी. यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया था, उसके बाद स्टेट्स डिवाइड करी गई थी. वहाँ पे अलग उल्टा काम था. वहाँ पे क्या था कि जो स्टेट्स हैं वो खुद आई थी और वो जो है यूनियन, एक उन्होंने खुद एक यूनियन जो है फॉर्म किया था. तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 तरह की जो फेडरेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी. ये NCERT बुक्स के अंदर जो है मेंशन्ड है. 1 मिनट. ठीक है. तो इन दोनों का नाम होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर है. ठीक है. ये भी आपको याद रखना है. कमिंग टुगेदर जैसे अमेरिका में थी, वो इकट्ठे साथ आई थी. इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है. ये 2 तरह की फेडरेशन है. ठीक है. द स्टेट्स हैव नो राइट. हमारे इंडिया के अंदर आपने स्टेट्स को सेसीड करने का राइट नहीं दिया है. फेडरेशन में यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है. जो कंट्री है वो उसको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है सिर्फ कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. तो बोथ A and B यहाँ पे सही है. नेक्स्ट इज एज पर आर्टिकल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे बोथ A and B, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में भी एक्वायर करेगा एट एनी टाइम, वो भी आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूडेड है. Which of the following articles give the power to the parliament to admit into the union of India or establish new states? तो आर्टिकल 2 के अंदर है, ये पावर आपको याद रखनी है. ठीक है. तो आर्टिकल 2 है एडमिशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच इज ऑलरेडी, जो ऑलरेडी पार्ट नहीं है इंडियन यूनियन का. इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट्स ओनली थ्रू, किससे सीड करी जा सकती है, तो 368. ठीक है. अगर आपको हमने अभी देखा कि राइट तो नहीं है स्टेट्स के पास, तो अगर इंडियन टेरिटरी को सीड करना है फॉरेन स्टेट को, तो ये जो हुआ था ना बैरूबेरी यूनियन केस, तो उसके अंदर यही सारी बातें जो है यहाँ पे रखी गई थी. तो इसके लिए एक सेपरेट अमेंडमेंट है. कोई भी आर्टिकल ऐसे एम्पावर नहीं करता. आपको अमेंडमेंट वाले आर्टिकल में जाना पड़ेगा. अमेंडमेंट के थ्रू ही ये जो चीज़ है वो हो सकती है. ठीक है. तो हमने जैसे बांग्लादेश के साथ कुछ वो एक्सचेंज किए थे एनक्लेव्स, तो वो भी हमें एक सेपरेट अमेंडमेंट के थ्रू करने पड़े थे.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड इन यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू पुलिस एक्शन। तो हैदराबाद है इसका आंसर। हैदराबाद ने पुलिस एक्शन के थ्रू जो है यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने ज्वाइन किया था इंडियन यूनियन को। तो दिस इज वेरी इजी और आपको पता भी होना चाहिए, कश्मीर ने जो है ज्वाइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू। Which of the following is not possible by a law of parliament under Article 3 of the Constitution? Formation of new state, alteration of areas of states, alteration of boundary of states, and admission of new states. तो इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स हमने देखा था वो आर्टिकल 2 के अंदर है, ठीक है, तो आर्टिकल 3 में ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अब हमारे काफ़ी जो इनिशियल वाले टॉपिक्स हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तक हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सभी भी पेंडिंग पड़े हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSPs हो गए, ड्यूटीज़ हो गई, ये सारे पार्ट्स अभी हमारे जो है इंपॉर्टेंट अभी पेंडिंग हैं। तो ये भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपसे फिर एक बार यही आपको एडवाइस करूँगी कि पिछली वीडियो ज़रूर देखें पार्ट 1 और अपनी रिवीजन अच्छे से करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और भी ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू।